शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज से हम राजनीतिक विषय पर बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम लोग वैचारिकी खंड पर बात कर रहे थे। अब हम आज से अगले कुछ दिनों तक राजनीतिक खंड पर बात करेंगे। इसके तहत जो हमने विषय रखा है वह है विकृत लोकतंत्र। आज हम विकृत लोकतंत्र पर बात करेंगे। कोटेशन संख्या 3000 से लेकर 3005 तक इसके अंतर्गत आते हैं, जिस पे हम बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत हम इस बात से करते हैं कि भारत में प्राचीन काल से राजतंत्र रहा है। जब लोकतंत्र नहीं था तब इस देश की शासन व्यवस्था राजतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत थी। इसके बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई 1947 के बाद से। एक बात ध्यान देने वाली है कि जब हमारे देश में राजतंत्र था उस वक्त जनता की आस्था और निष्ठा किसी व्यवस्था के प्रति नहीं थी, वह व्यक्ति के प्रति थी। यह बात सही है, हमें इसे मानना चाहिए कि हाँ, ये बात सही है। खासकर हिंदू शासन व्यवस्था में राजा का बहुत महत्व था और राजा के प्रति जनता बहुत ही भावनात्मक लगाव रखती थी। जनता उसे अपना अन्नदाता मानती थी। राजा भी जनता को अपने संतान जैसा मानते थे। यह बात देखा गया है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जो राजतांत्रिक व्यवस्था थी उसके प्रति भी निष्ठा थी, ऐसी बात नहीं है। आखिर राजा को इतना सम्मान प्राप्त हुआ, आखिर किसी न किसी व्यवस्था के अंतर्गत ही हुआ होगा। उस व्यवस्था के अनुसार ही लोगों की मानसिकता बनी होगी। तो मेरा मानना है कि जो सूद की व्यवस्था थी उसके प्रति भी लोगों में आस्था थी। एक बात इसमें और कही गई है कि आजादी के बाद जब भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई तो वही राजतंत्र की जो व्यक्तिवादी निष्ठा थी, जो व्यक्ति के प्रति निष्ठा थी, वह आज भी जारी है। यह बात सही है। देखिए, गांधी नेहरू परिवार के प्रति आज भी भारत की जनता में एक लगाव है, उनके प्रति निष्ठा है। उन्होंने इतने लंबे समय तक इस देश पे शासन किया, यह इस बात का सबूत है। लेकिन यह बात सही नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति के प्रति निष्ठा या व्यक्ति पूजा या हीरो वर्शिप सही नहीं है। जब लोकतंत्र में व्यक्ति की पूजा होती है, हीरो
वर्षिप होता है तो फिर वह तानाशाही का स्वरूप ले लेती है। आज वर्तमान में नरेंद्र मोदी भी इसी का परिणाम है। आज मोदी के प्रति जनता में जो लगाव है उनके उनके प्रति एक जो समर्थन है वह व्यक्तिवादी निष्ठा ही है। अब हम आगे बात करते हैं। अव्यवस्था की एक विशेष पहचान होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम विकृत लोकतंत्र पे बात कर रहे हैं, तो हमें मानना पड़ेगा कि विकृत लोकतंत्र में अव्यवस्था होती है और अव्यवस्था की एक पहचान होती है। वो पहचान यह है कि यहाँ पे चंद संगठित लोग, यहाँ पर चंद संगठित लोग असंगठित लोगों पर भारी पड़ जाते हैं। जैसा कि उदाहरण मैं देता हूं, हमारे समाज में शरीफों की संख्या अधिक है। 90% लगभग शरीफ हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि 90% शरीफों को 2-4% धूर्त अपने अनुसार कराते हैं। क्यों? क्योंकि धूर्त और बदमाशों का जो गिरोह है वह संगठित है। अच्छे लोग, शरीफ लोग, वो संगठित नहीं हैं, लेकिन पूरे बदमाश और धूर्त लोग संगठित हैं। इसी का परिणाम है कि आज हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज वही व्यक्ति सफल है जो विक्रमबाजी करता है। आप किसी भी विभाग में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, ऐसे ही लोगों का बोलबाला है। क्योंकि व्यवस्था जो है वह विकृत हो चुकी है और ये उसी व्यवस्था का परिणाम है। ये आज अराजकता की स्थिति है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो व्यवस्था है उससे हमें ठीक करनी है। तीसरी बात इसमें यह कही गई है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो जड़ें हैं वह बहुत गहराई तक फैली हुई है। यह बात सही है। देखिए, यहाँ पे व्यवस्था है, व्यवस्था अपने चरम पर है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, इसके बाद भी लोगों का यहाँ के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास है। इसका मतलब यह है कि हम लोगों में अव्यवस्था को सहन कर सकने की अपार क्षमता है। यह बात मानना पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत लोग इस बात से सहमत न हो, लेकिन यह बात सही है। आज देखिए, हर जगह व्यवस्था है, लेकिन लोग उसी अव्यवस्था को अपना रहे हैं। अगर आज के समय में अगर कोई बोले कि संविधान में सुधार हो, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको बदला जाए, तो उसे तो लोग जान मार देंगे कि तुमने ये बात कैसे बोल दिया। लेकिन ये बात सही है। आगे जो कोटेशन कहता है कि वर्तमान संसदीय प्रणाली जो है
वह बहुमत एवं अल्पमत के कारण विरोध की रणनीति बन चुकी है। देखिए, इस बात को अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि वर्तमान की जो संसदीय प्रणाली है वह दलगत प्रणाली है। विभिन्न दलों के लोग पार्लियामेंट में जाते हैं और कार्य करते हैं। यहाँ पे विरोध करना ही उनकी राजनीति का आधार है। एक बार की बात है, 2014 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। तो बिहार के लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम तो इसका विरोध करते हैं। तो किसी पत्रकार ने पूछा कि आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो उसने बोला कि हम तो विपक्ष में हैं, हमारा काम है विरोध करना। मतलब स्वच्छ भारत अभियान ऐसी अच्छी प्रोजेक्ट को भी वह आदमी विरोध कर रहा था। मतलब कहने का मतलब है कि हर बात में विरोध है, चाहे वह बात कितनी भी सही क्यों न हो, हम उसका मतलब के विरोध करेंगे। एक बात इसमें और आती है कि जो ग्रामीण जीवन है, जो हमारा ग्रामीण समाज है, यह जो जहर है, जो राजनीति का जो जहर है, वह हमारे गांव में भी घुस चुका है। अब गांव में भी जातीय राजनीति है, गांव में भी दलीय राजनीति है। वहां भी कोई भाजपा का एजेंट है, कोई कांग्रेस का, तो कोई जदयू का, और ये सब आपस में लड़ते हैं। जो पंचायती व्यवस्था है वो तो मानो एक क्या बोले, अभ्यास मैच है। जिनको राजनीति आगे जाना है वह पंचायती व्यवस्था को अपनी राजनीतिक अभ्यास मैच मानते हैं। आज गांव की स्थिति बहुत ही खराब है। आज गांव में का माहौल जितना दूषित हो चुका है उसका कोई हिसाब नहीं है। हमें यह देखना है कि जो हमारी वर्तमान प्रणाली है वह असफल क्यों हो रही है, वह व्यवस्था की शिकार क्यों है। जब तक हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हम समस्या का हल नहीं कर सकते। तो हमें ये जो विरोध की नीति है इसे हमें हमें समझना पड़ेगा और दूर करना पड़ेगा। जो अगला कोटेशन है वह कहता है कि लोकतंत्र हमारा लक्ष्य है और हमें इसे हासिल करना है। जो सत्ता है उसको समझाकर या जनमत का भय दिखाकर हम सहमत कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर सत्ता ना समझे तो हम उसे बदल सकते हैं या उसे संवैधानिक तरीके से संविधान में बदलाव कर सकते हैं। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है, यह अधिकार हमारे पास है। आगे कोटेशन कहता है कि प्रजातंत्र भी दो तरह का होता है, एक है आदर्श, एक है विकृत। आदर्श प्रजातंत्र में शासन के अधिकार तो बहुत होते हैं लेकिन उनका हस्तक्षेप कम होता है और दायित्व भी। लेकिन जब प्रजातंत्र विकृत हो जाता है, अब शासन के पास अधिकारों के साथ साथ दायित्व से भी
अधिक हो जाते हैं। देखिए, इसको हम ऐसे से समझते हैं, जैसे राज्य का कर्तव्य है या दायित्व है न्याय और सुरक्षा, लेकिन वर्तमान में हमारी भारत सरकार ने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके पास कर्तव्यों और दायित्वों का बोझ इतना बढ़ गया कि वह उस बोझ के तले दब गई। आज राज्य हमारे परिवार के मामले में हस्तक्षेप करता है, जो सामाजिक मुद्दे हैं उसमें हस्तक्षेप करता है। जो उसका एकमात्र कार्य है न्याय और सुरक्षा, उसको देने में ये असफल है। तो मेरा मानना है कि हमारे यहाँ का जो लोकतंत्र है वह विकृत है। हमारे यहाँ क्या है, शासन के पास अधिकारों के साथ साथ दायित्व हस्तक्षेप भी अधिक हो जाता है। मतलब वो स्थिति हमारे यहाँ है। तो ये था आज का विषय परिचय, जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। कोई भी साथी अपनी बात रख सकते हैं। मैं कुछ बोल जी बताइए नीता जी। हेलो। बताइए नीता जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, धन्यवाद। दो तीन पॉइंट है उन पे बोलूंगी। एक तो जो ये बहुत मुख्य बिंदु है आज के इसका कि भारत के अंदर लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहराई तक बैठी हुई हैं। यहाँ की जो जनता है वो बहुत सहनशील है, ये बात सही है। और उस सहनशीलता के ही कारण शायद इतनी आबादी होने के बावजूद और इतने भिन्न भिन्न पंथों को मानने वाले लोग इतने उसमें रह रहे हैं शांति से भारत में। मतलब ऐसा कोई बड़ा आजादी के बाद बड़ी घटना नहीं हुई है, जैसे डिवाइडेशन हुआ था पहले, पाकिस्तान भारत बना था, या बंगाल की घटना, या जम्मू का एक हुआ था। बट ऐसी कोई घटना अन्य क्षेत्रों में जो मुस्लिम, कश्मीर तो चलो मुस्लिमों से प्रभावित था, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये इसका प्रमाण है कि यहाँ की जनता कितनी सहनशील है और शांति प्रिय है। और इसमें मैं एक चीज ये जोड़ना चाहूंगी कि ये स्थिति जो है ये केवल इसलिए है, ये सहनशीलता सहिष्णुता ये इसलिए है कि यहाँ पे हिंदुओं की जो संख्या है वो बहुमात्रा में है। हिंदू केवल इसलिए है, नहीं तो आप यहाँ पाकिस्तान जब बना, भारत के दो हिस्से हुए, पाकिस्तान की और बांग्लादेश की स्थिति देख सकते हैं कि वहां पे कितनी सहिष्णुता है, या वहां की आज वर्तमान में वहां की स्थिति क्या है, वहां की परिस्थिति क्या है, वहां की उन्नति क्या है, वहां की प्रगति क्या है, वहां का एजुकेशन क्या है। सब कुछ पूरा बैकवर्ड, विकास नाम की कोई चीज किसी भी प्रकार की, ना तो वहां शांति है, ना वहां पे सुव्यवस्था है, ना अच्छी शिक्षा है, ना रोजगार है। तो ये शांति जो बनी हुई है मुझे लगता है केवल इसलिए है भारत में बनी हुई है कि ये हिंदुओं के अंदर सहिष्णुता है। दूसरी बात, एक बिंदु इस आज के उसमें आया था कि नेहरू को जनता इतना, कांग्रेस सरकार को इतना मतलब चाहती थी कि इतने लंबे टाइम तक उसने शासन किया। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। इतनी बार इमरजेंसी जिसने लगाई हो, और इमरजेंसी लगा के जो सरकार शासन करती हो, तो वो तो एक तानाशाही वाला ही उसको मैं मानूंगी, ना कि जनता उसमें बहुत संतुष्ट या खुश होगी। और मोदी जी का कार्यकाल देख लीजिए, अभी उनका 10-11 साल निकलने जा रहा है, उन्होंने अभी तक एक भी बार
बीजेपी ने इतनी विकट परिस्थितियों में, जबकि बाबा जी बार बार एक चीज आ रही है इस विषय में निकल के इस मीटिंग में कि मनुष्य के अंदर ताप की वृद्धि हो रही है, मनुष्य के अंदर जो सहनशीलता बहुत कम हो रही है, क्रोध का स्तर बढ़ रहा है पूरी मतलब जनता के अंदर, उसके बावजूद भी बिना इमरजेंसी के बहुत अच्छे से शासन व्यवस्था चल रही है। और एक और बिंदु बस मैं बोलना चाहती हूँ कि जो प्राचीन समय में एक राजधर्म राजतंत्र की जो बात आई कि राजा के प्रति जनता बहुत आदर का भाव रखती थी, आज का जो राजतंत्र है, आज का जो भैया आवाज आ रही है? हाँ, हेलो। रही है। जी आ रही आ है आवाज। रही है। आवाज तुम्हारी साफ आ रही है। जी जी। तो बताओ। आज का जो वर्तमान सरकार है और प्राचीन समय में जो राज व्यवस्था हुआ करती थी, आज के राजा के पास केवल एक डिग्री, एक केवल कागज की डिग्री ही योग्यता मतलब जरूरी है नेता बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, देश को चलाने के लिए। लेकिन जो प्राचीन समय में राजा होता था वो कई वर्षों तक अपने आप को तपाता था, वो मतलब राज घराने में पैदा होने के बावजूद भी जंगल में जाके तप करता था, गुरुकुल में पढ़ता था, वहां सेवा करता था, वहां व्रत उपवास करता था, शास्त्रों का अध्ययन करता था, सेवा करता था। तो ये सारी चीजें उसके चरित्र को वो तपने के बावजूद ही उस पद पे मतलब बैठता था, तो वो एक मतलब प्रमाणिक होता था। अब आज के राजा को क्या चाहिए? केवल एक कागज की डिग्री चाहिए, वो चाहे क्रिमिनल ही क्यों ना हो, चाहे वो उसका बाप मर्डर किए हुए हो, कितने भी उस पे मुकदमे लगे हो, उस राजा का उस मतलब राजनेता का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, जैसे राजीव गांधी बने, नेहरू ने क्या किया। तो आज के समय में कोई योग्यता नहीं है, मेरा कहने का मतलब है उस समय में राजा को बड़ी तपस्या करके, बड़े कसौटी पे तप करके तपना पड़ता था, और उसको जनता जो है आंख बंद करके विश्वास कर लेती थी, वहां कंफर्टेबल महसूस करती थी जनता। बस यही मेरा विषय मतलब मेरी बात समाप्त हो गई। जी बाकी के साथी बताएं। देखिए मैं इस विषय पर थोड़ा सा रख देता हूँ। आज की जो हमारी चर्चा है वो कोटेशन शुरू होता है वह विकृत लोकतंत्र से शुरू होता है। लोकतंत्र अर्थात जनता का शासन, प्रजा का शासन। एक व्यवस्था हमको दिखाई देती है राजतंत्र की, जहां युधिष्ठिर जुआ खेलता है और जुए में वो राज्य को दांव पर लगा देता है। यहाँ प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो राज्य है वह राजा का है या प्रजा का है, और यदि प्रजा का है तो राजा को क्या अधिकार है कि वह उसको दांव पर लगा दे, क्योंकि वो तो जनता का है। तो यहाँ पर राजतंत्र में जो दिखाई देता है कि संपूर्ण संपत्ति या राज्य जो है, भूमि जो है वह राजा के ही अधीन हो जाती है। चीन की यही व्यवस्था है। चीन में क्या है, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार नहीं है। वहां पर आप देखेंगे तो चीन में जो है वो रेंट पर जमीन मिलती है सरकार के माध्यम से, उसका आप रेंट दीजिए और उस पर रहते हैं। जैसे रूस में भी शायद ऐसी ही कुछ व्यवस्था है। तो राजतंत्र को देखते हैं तो वो तो पूरी तरह से एक केंद्रीयकृत ढांचा है और हम लोग उससे आगे बढ़ ही चुके हैं। लोकतंत्र में जब आए हैं तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं लोक का शासन है, और इसके लिए हमने एक परिभाषा ली। वो परिभाषा जो अब्राहम लिंकन की है, जो कहती है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा। अब जनता द्वारा शासन है। अब जनता द्वारा किस प्रकार का शासन है? लोक नियुक्त तंत्र है या लोक नियंत्रित तंत्र है? यहाँ पर जब लोकतंत्र देखते हैं तो लोकतंत्र कई प्रकार के लोकतंत्र हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोकतंत्र को दो भागों में बांट देते हैं, एक आदर्श लोकतंत्र और एक विकृत लोकतंत्र। आदर्श लोकतंत्र का हो गया अर्थ हो गया सहभागी लोकतंत्र, जिस पर हमने कल चर्चा भी की थी। लेकिन जब विकृत लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसमें एक तो हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आती है, जहाँ संसदीय लोकतंत्र है। न्यायिक लोकतंत्र हो सकता है। उसके अलावा जो है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी यानी राष्ट्रपतीय लोकतंत्र है, जिसे हम अध्यक्षात्मक लोकतंत्र कहते हैं। और फ्रांस में जैसा है, जैसा अर्ध अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जहाँ पर
न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका अर्थात तंत्र का ही शासन होता है। तीनों का स्वरूप हो जाता है। तानाशाही का एक प्रत्यक्ष प्रमाण अगर देखा जाए तो हमारा ही पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जहाँ सैन्य तानाशाही है। तो व्यक्ति की व्यवस्था से तो अच्छा है जो हम लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन ये पार्शियल डेमोक्रेसी है। और पार्शियल डेमोक्रेसी का मतलब है कि वो पार्शियल डिक्टेटरशिप भी है, अर्थात आधा लोकतंत्र है, आधा तानाशाही है। तो ये एक सर्कल है, उस सर्कल के आधे तक तो हम लोग पहुंचे, लेकिन वो आधा सर्कल रह गया। अब उस सर्कल को कंप्लीट तब किया जाएगा जब लोकतंत्र लोक नियुक्त तंत्र होने के साथ साथ नियुक्ति के साथ नियंत्रण का भी अधिकार प्राप्त हो जाए। मैं समझता हूं कि लोक नियंत्रित तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर आपने एक एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए आपने एक सिस्टम बनाया, आपने न्यूक्लियर प्लांट लगा दिया, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड हो जाए तो आपका उसमें कुछ नियंत्रण नहीं है, तो आप कुछ तो व्यवस्था बनाते हैं ताकि उससे ऊर्जा का उत्पादन हो। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था जो आपने निर्माण कर दिया लेकिन वो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो वो कभी भी विस्फोट कर सकती है, कभी भी विनाश कर सकती है, कभी भी इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और यदि आज की व्यवस्था में नरेंद्र मोदी जी ही इमरजेंसी लगा दे तो भारत के लोग क्या करने में सक्षम हैं? या दो देश आपस में निर्णय ले लें कि हमें युद्ध करना है, वहां की जनता का क्या रहेगा, क्या निर्णय है? आज हमने एक अच्छा खासा देश देखा, यूक्रेन। वहां के एक सनकी व्यक्ति की वजह से, सिर्फ इस जिद की वजह से कि नाटो में सम्मिलित होना है, उसने अपने देश के 4 लाख लोगों की हत्या करवा दी और कितने बेघर हो गए और पूरा देश बर्बाद हो गया। प्रश्न उठता है, क्या किसी प्रकार का कोई जनमत संग्रह होता है, जनता की भी सहभागिता होती है कि नहीं? तो विकृत लोकतंत्र का यही अर्थ है, वो आधा गोला है, अर्थात आपने नियुक्ति कर दी, उसके बाद आपका सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो हम लोग राजतंत्र को न कहें कि जहां राजा का शासन हो, तो फिर प्रश्न खड़ा वही हो जाता है कि राज्य सभी लोगों का है या केवल और केवल शासक का है? तो विकृत लोकतंत्र में आप देखेंगे जो संविधान होता है वह संविधान संसद के अधीन हो जाता है। और कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों अलग अलग इकाइयां होती हैं। लेकिन अगर आप राजतंत्र में देखेंगे तो राजतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों एक ही इकाई है, अर्थात जो कानून बना रहा है वही कानून को क्रियान्वित भी कर रहा है और कानून के अनुसार न्याय भी कर रहा है। तो हम इस व्यवस्था से तो बाहर चले आए लोकतंत्र में। लेकिन लोकतंत्र का मतलब अव्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जो हमेशा अनस्टेबल रहती है। और अगर लंबे समय तक विकृत लोकतंत्र रह जाए तो इसका मतलब या तो वो तानाशाही की तरफ चला जाएगा या तो लोक स्वराज्य की तरफ चला जाएगा। हम लोगों को प्रयास करना है कि ये तीन इकाइयां तो अलग हो गई, हम राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ आ गए। अब आदर्श लोकतंत्र क्या है? तो आदर्श लोकतंत्र का अर्थ है लोक स्वराज्य, अर्थात कानून बनाने वाली इकाई, कानून को क्रियान्वित करने वाली इकाई और कानून के अनुसार न्याय करने वाली, ये तो तीनों अलग अलग हो गई। इसके अलावा तीन चीजें हमें और अलग करनी है, उनका भी विकेंद्रीकरण करना है, और वो है अर्थ, अधिकार और शक्ति। यानी कि ये टोटल 6 ऐसे हैं जो तीन अलग स्थान पर रहेंगे, और अर्थ, अधिकार और शक्ति ये तीनों जब विकेंद्रित हो जाएंगे और समाज को, परिवार को, गांव को उसके संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, हर इकाई को अपना आंतरिक संविधान बनाने की छूट मिल जाती है, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि हम लोग एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था में आ गए हैं। उत्तर वैदिक काल में शायद ऐसी व्यवस्था रही हो, मैं पढ़ता हूं तो मुझे हर्षवर्धन के साम्राज्य में ऐसी व्यवस्था दिखाई देती है, जहां पर ग्राम सभाओं में समितियां बनी थी, और सभा और समिति अर्थात गांव अपनी बैठक करते थे, अपनी नीतियां बनाते थे। आज की ग्राम सभाएं पूरी तरह से निष्क्रिय हैं क्योंकि उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो लोकतंत्र का अर्थ ऐसा ना हो कि विकृत लोकतंत्र में जहां शक्ति जो है वह ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। वास्तव में आप लोकतंत्र को देखेंगे तो शक्ति जो है वह नीचे से ऊपर की तरफ जानी चाहिए। एक प्रश्न जो खड़ा हो जाता है कि योग्यता का, क्षमता का मापदंड क्या है? क्या केवल वोट बैंक कर आधार आधार पर चुना जाएगा? तो समस्या तो रहेगी ही। तो इस पर जो है हम लोगों ने कई बार चर्चा की, और मैं मानता हूं कि वास्तव में ये एक समस्या है, अभी जी समाधान निकालना चाहिए।
लेकिन यहाँ अव्यवस्था बनी ही रहती है। जहां भी विकृत लोकतंत्र होगा वहां विकास की गति बहुत धीरे हो जाएगी। जैसे भारत में देखें और तानाशाही होगी तो वहां पर बहुत जो है विकास की गति बहुत तेज होगी, या तो फिर कुव्यवस्था आ जाएगी। लेकिन यही कोटेशन आज एक बात कहता है कि लोकतंत्र में अव्यवस्था रहती है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं भारत में। तो भारत जैसे देश में जड़ें अगर गहरी हैं तो मैं उसका एक कारण देखता हूँ। हमने अपनी हजारों वर्षों की व्यवस्था से कुछ ना कुछ सीखा है। हमने ये सीखा है कि गांवों की भी अपनी एक व्यवस्था होती थी, और ज्यादा कुछ नहीं तो मुझे लगता है 30-40 वर्ष पूर्व भी इस देश में कई स्थानों पर ग्राम पंचायतों को भी अधिकार थे, वो अपने निर्णय ले लेते थे। भले ही संवैधानिक अधिकार ना हो, लेकिन अधिकांशतः मामले निपट जाते थे। लेकिन धीरे धीरे वह भी समाप्त हो गया। इसका अर्थ यह है कि हजारों सालों की परंपरा में हमारे भीतर लोकतंत्र रहा है, और कभी भी सामाजिक हिंसा को हमने जो है आश्रय नहीं दिया। यही कारण है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि हम लोग जो है कैसे भी अव्यवस्था को बर्दाश्त कर ले रहे हैं। और उसमें से लगभग 700-800 वर्ष का जो कालखंड है वो हमारा कहीं ना कहीं जो ऐसा है कि विदेशी शासन भी रहा, अव्यवस्था भी फैली। लेकिन जो हमारे हम लोगों ने सीखा है अपने घर परिवार से, परंपरा से, वो चीज हमें अधिक लोकतांत्रिक बनाती है कि आप मेजोरिटी में हो करके भी और अल्पसंख्यक आपको दबा देते हैं, और आपकी सहनशीलता है। लेकिन ये सहनशीलता को कायरता नहीं समझना चाहिए। अहिंसा और कायरता में अंतर है। तो लोकतंत्र है विकृत, इसको धीरे धीरे और एस्टाब्लिश करेंगे, बढ़ाएंगे, तो फिर वही जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन आता है, उसके बाद एक संविधान सभा बन जाती है, और उसके बाद आप देखेंगे तो राइट टू रिकॉल जैसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। तो धीरे धीरे जब ये सारे के सारे प्रोविजंस इंप्लीमेंट होंगे, तब जाकर के एक आदर्श लोकतंत्र भी आ जाएगा। अभी तो जो पूरी तरह से हम लोग विकृत लोकतंत्र में है, और विकृत लोकतंत्र इतना अनस्टेबल होता है, ये किस तरफ जाएगा वो पता नहीं है। लेकिन हम लोग प्रयास करते रहेंगे तो इसी विकृत लोकतंत्र को आदर्श लोकतंत्र की तरफ ले जाएंगे। मैंने अपनी बात रख दी है, बाकी के साथी बता सकते हैं। माता प्रसाद जी, मोहन जी, रामराज जी, सोहन जी, आचार्य जी, श्रीकांत जी, कोई भी साथी बताएं। चलिए तब तक हम बता दें थोड़ा सा। जी बाबा जी। अभी चर्चा बहुत अच्छी हुई है। ये जो कोटेशन है कि राजतंत्र में राजा को भगवान माना जाता था, अब ये प्रचार माध्यमों के द्वारा समझा दिया गया, और वास्तव में माना भी जाता था। अभी भी जहां जहां राजा हैं, अब उनके राजपाट तो नहीं है उनके पास, रिटायर्ड राजा, अभी भी उनका बहुत सम्मान है। 70 वर्ष के बाद भी उनके परिवार के लोगों का, राजा तो अब है नहीं, वो तो मर गए सब, उनके परिवार के लोगों का भी आज बहुत सम्मान है। क्योंकि भारत व्यक्ति पूजक देश रहा है। जिधर भारत झुक गया उस व्यक्ति के दुर्गुणों को छोड़ देगा, किनारे कर देगा, और उसके सद्गुणों को बखान करके और उसको भगवान बना देगा। ये भारत की विशेषता रही है। अच्छी थी या बुरी थी, इस संबंध में दो अलग अलग मत हो सकते हैं। मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जो भारत में लोकतंत्र है वर्तमान में,
वो लोकतंत्र भारत का तो है नहीं, आया तो पश्चिम से है। तो उस लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी बुराई है कि जो लोकतंत्र है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने को राजा मानती है। ये बहुत बड़ी बुराई है। वास्तव में उसको मैनेजर होना चाहिए था, लोक का मैनेजर और व्यक्ति का शासक। ये दोनों का अंतर समझ लीजिएगा। 140 करोड़ व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति अगर हैं तो उन सब का वह शासक होगा। कोई व्यक्ति सरकार से ऊपर नहीं होगा, उसे कानून का पालन करना ही होगा, संविधान का पालन करना ही होगा। लेकिन 140 करोड़ व्यक्ति मिलकर बहुमत से कोई निर्णय करते हैं, सरकार को वह निर्णय मानना चाहिए, जो वर्तमान में नहीं है। इस तरह जो भारत का लोकतंत्र है वो तो पूरी तरह विकृत लोकतंत्र है। और दूसरी गड़बड़ी और है भारत के लोकतंत्र में कि लोकतंत्र का अर्थ समस्याओं का समाधान करना है। इसका मतलब यह है कि आप जितनी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखते हैं, अपनी कैपेसिटी, उतना आप जिम्मा लीजिए। आप सारा काम काहे को उठा रहे हैं? भारत का लोकतंत्र दायित्व तो सारे स्वीकार कर रहा है और कर कुछ नहीं पा रहा है। होना चाहिए था तंत्र के पास अधिकतम शक्ति, न्यूनतम दायित्व। और वर्तमान में तंत्र के पास क्या है? न्यूनतम शक्ति, अधिकतम दायित्व। सारा काम जिम्मा ले रहा है, कर कुछ करना कुछ है ये नहीं है। ये एक तरह से इसी को हम लोग अब अराजकता भी कह सकते हैं, क्योंकि जब अराजकता होती है तो संगठित लोग असंगठितों पर अत्याचार करते हैं, उसे ही हम अराजकता मानते हैं। तो वास्तव में भारत में अगर पिछले देखें स्वतंत्रता के बाद, तो संगठित लोग भारत पर अत्याचार तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन संगठित लोग एक प्रकार से ब्लैकमेल जरूर कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी संगठित हैं, कुछ 2% आदिवासी और हरिजन, 2% संगठित हैं। 98% आदिवासी हरिजनों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। 2% है केवल। मुट्ठी भर महिलाएं हैं।
इन महिलाओं को भी आप देखेंगे तो इनमें भी चरित्रहीन बहुत मिलेंगी, परिवार तोड़क मिलेगी, और सब बीमारी। लेकिन ये 2% आधुनिक महिलाएं 98% महिलाओं को ब्लैकमेल कर रही है, क्योंकि वे संगठित है और समाज असंगठित है। इसलिए वर्तमान भारत में हम अराजकता तो कह ही सकते हैं कि अराजकता ही रही है। धीरे धीरे अभी थोड़ा थोड़ा एक दो आना बस। भाई अभी तक भारत में 10 वर्षों में कौन कौन से काम हुए, तो काम उल्लेखनीय हुए हैं। एक नक्सलवाद का सफाया, और दूसरा इस्लाम के मनोबल को तोड़ा गया। भाई भारत में मुसलमान हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखते थे, तो मनोबल तोड़ा गया। तो कुल मिलाकर अभी तक 10 साल में 2 ही काम हुआ है। आगे देखिए क्या होता है, सब आगे की बात है। इसलिए सारी परिस्थितियों को देखते हुए ही हम लोगों ने आदर्श लोकतंत्र अर्थात लोक स्वराज्य का नाम दिया है। ये हम लोग अपनी तरफ से इस दिशा में सोच रहे हैं। चलिए, मैंने अपनी बात आपके सामने रखी है, और आगे आप कोई बात पूछ रही हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो अपनी बात आगे बढ़ाइए। कोई साथी बताएं, किसी का कोई प्रश्न है तो। बाबा जी, मेरा एक प्रश्न है। अभी आप जो बोल रहे थे, हाँ बताइए। आ, पहले पहला पॉइंट तो मैं नहीं सही से भूल गई हूँ, लेकिन दूसरा बिंदु जो अभी आपने बोला कि 10 साल में इस्लाम के मनोबल को तोड़ा गया, तो ये जो मनोबल को तोड़ने से मतलब क्या ये लोग कमजोर हुए हैं लगता है आपको, या फिर ये मतलब एक खतरे की स्थिति पैदा हो गई है देश में? हाँ जी। देखिए, 10 वर्षों में ये लोग कमजोर हुए हैं। किस तरह हम कह सकते हैं, अभी जी। वक्फ कानून बना, जी। कितना उछल कूद कर रहे थे। जी। वक्फ कानून आएगा, हम ऐसे आग लगा देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकाना कर देंगे, राहुल गांधी जान दे देंगे, और सारे सांसदों ने झगड़ा तकरार, लड़ाई झगड़ा, सारा नाटकबाजी किया। जी। और अंत में मुसलमान लोग 3 तारीख को अभी भारत बंद बुलाए थे, हिम्मत टूट गई। जी। तो धीरे धीरे एक एक करके उन्हें, देखिए एक बात ध्यान रखिए मुसलमानों के संबंध में, जो लोग नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के शासन में आने को देखकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखना चाहते हैं, तो हम उनके पक्ष में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि भारत जिस तरह लोक स्वराज चलता है उस तरह चले, और यहाँ कोई आगे कोई पीछे इस तरह की कोई
स्थिति नहीं रहनी चाहिए। अभी तक मुसलमानों ने भारत के हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखा था, उतना मनोबल तो उनका तोड़ने की जरूरत है, लेकिन गुलाम बनाने की जरूरत नहीं है, जैसा कुछ लोग सोच रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा होगी जी तो जिस तरह आज हम सांप्रदायिक मुसलमानों से लड़ रहे हैं, उसी तरह उन लोगों से भी लड़ने के लिए तैयार है जो मुसलमानों को गुलाम, दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। ये मैं अपनी व्यक्तिगत बात आपको बता दे रहा हूं। वैसे जी नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत बिल्कुल ठीक दिशा में कार्य कर रहे हैं। चलिए और पूछिए, कोई बात हो तो। देख लीजिए ब्रजेश जी, कुछ हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आजकल सुनील देव जी कुछ बोल भी नहीं रहे, पूछ भी नहीं रहे हैं। बाबा जी, जैसे आप पहले बोल रहे थे अभी कुछ दिन पहले कि हाँ मतलब बताइए। हम इस्लाम के विरुद्ध ना, ईसाई और इस्लाम के विरुद्ध ना खड़े होके, मतलब जो पूरे मतलब पूरे विश्व में जो सब एक हो जाए ऐसे करके, उससे लड़ाई ना लड़के आपस में एक हो जाए, ऐसे बोल रहे थे ना आप। तो ये मोदी जी और आरएसएस यदि इस्लाम को ये ना करके हिंदुओं को मजबूत करें तो ज्यादा मतलब अच्छा रहेगा देश के लिए। अगर उनको मतलब उनको टारगेट, उनके विरुद्ध कोई वातावरण खड़ा ना करके हिंदुओं को बाकी को मजबूत करें तो। ठीक है, ब्रजेश जी बताइए तो, इनका प्रश्न आप समझे हैं तो। बाबा जी मुझे क्लियर नहीं हुआ, ये शायद बोलना चाह रही हैं कि ये हिंदुओं को अगर मजबूत किया जाए नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत के माध्यम से। नहीं, मेरे विचार से मैं हिंदुओं को मजबूत करने के पक्ष में नहीं हूं, जी मुसलमानों को कमजोर करने के पक्ष में हूं। हिंदू अपने आप मजबूत हों, सरकार क्यों उनको मजबूत करेगी? जी सरकार हर व्यक्ति को देखेगी। जी। तो हिंदू मुसलमान का भेद करने की क्या जरूरत है? और हिंदू बाबा जी, अगर मजबूत हों। बीजेपी यदि चली जाती है देश से, और तो क्या होगा फिर? तो फिर हिंदू कैसे मतलब उस चीज को, मतलब उसको कैसे फेस करेंगे, उस परिस्थिति को जो सामने वाला रिस्पोंड करेगा बाद में? अभी तो परिस्थिति बस चुप है कि भाई पावर ज्यादा है, राजतंत्र मजबूत है कि चलो मुसलमान उस चीज को स्वीकार कर रहे, मतलब खुशी से नहीं कर रहे, बाय फोर्स वो शांत है। लेकिन यदि मोदी जी चले जाते हैं और आरएसएस भी कमजोर होता है तो फिर क्या होगा? हाँ बताइए तो, क्या हिंदू है इनका? आत्मघात करना चाहेंगे तो मोदी जी चले जाएंगे। कोई इनका आत्मघात करना चाहेगा तो आत्मघात कर ले भले। हम्म। बताइए, कोई बात ब्रजेश जी है क्या, कि नहीं है कुछ? नहीं बाबा जी, उनका प्रश्न है कि अगर मोदी जी चले जाएं और यदि संघ कमजोर हो जाए अरे तो। मोदी, अगर अगर मोदी जी चले जाएंगे तो मोदी जी चले जाएंगे, संघ तो नहीं चला जाएगा। जी। हम ये क्यों उम्मीद करें कि मोदी जी कर रहे हैं? हम हम्म। ये उम्मीद करें कि देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। एक हम्म। अकेले मोदी जी सरकार नहीं चला रहे हैं। अभी तक नेहरू सरकार जी चलाते थे, अब नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। और जो हम लोग सलाह दे रहे हैं उस पर वो सरकार चल रही है। तो सारे लोग मर जी जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, मोदी भी चले जाएंगे,
भागवत भी चले जाएंगे, सब एक के दिन में चले जाएंगे, कोई भूकंप आ जाएगा, ऐसी अनावश्यक कल्पना है। जी ठीक है बाबा जी। और किसी का कोई प्रश्न? सुनील देव जी, आप कुछ बताइए, कोई प्रश्न करिए आज। मैं सुन रहा हूँ बाबा, प्रणाम। प्रणाम भाई। आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, कोई प्रश्न भी नहीं करते आचार्य जी हैं। ने वादा किया था कि अब आप रहेंगे तब बात करेंगे करके। हाँ, क्या वैद्यराज जी? चलिए, आप आगे बढ़ाइए ब्रजेश जी। बाबा जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ आपने एक बात कही कि अ, राजतंत्र में राजा को ईश्वर के समान माना जाने लगा। हाँ बाबा जी मुझे लगता है कि एक ही परिप्रेक्ष्य में मैं उसे माना गया है। न्याय करते समय उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, लेकिन प्रजा का पालन करते समय उसे पिता माना गया है, और व्यवहार में उसे मित्र माना गया है, दंड देते समय उसे यम माना गया है। तो अलग अलग भूमिकाओं में ये अलग अलग माना ये गया है। जो आप जो कर रहे हैं, माना गया है ना, ये शास्त्रों में माना गया है। जी जी जी। वास्तविक धरातल पर जी राजा को भगवान ही मानते थे। मैंने राजा देखा है ना। जी मैं राजतंत्र में रहा हूं, जी तो जब मैं राजतंत्र में था तो सच बात यह है कि राजा को भगवान सरीखा ही मानते थे। जो आप बता रहे हैं वो शास्त्र की बात बता रहे हैं। बाबा जी यही स्थिति रोमन साम्राज्य में रही है। रोमन साम्राज्य में भी राजा को ईश्वर की ही तुलना दी गई है वहां। हाँ ठीक है, जी। ये बात होगी। कोई और साथी बताएं, किसी का कोई प्रश्न है या बात है तो रखें। हाँ, अब आप अपना आगे बढ़ा सकते हैं। जी बाबा जी। आदरणीय मोहन जी कुछ कह रहे थे। हेलो। जी बताइए आदरणीय। सभी विद्वत साथियों का आज की चर्चा में स्वागत, अभिवादन है। आज की चर्चा जो है वो विकृत लोकतंत्र अव्यवस्था पर चर्चा चल रही है, और भी अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। तो जो आज जो पहला कोटेशन है, जिसमें कि ये बात रखी गई है कि कोई भी व्यक्ति के प्रति आस्था और विश्वास जो है, भक्ति भाव जो है, रखना जैसे है। तो जो भी स्वतंत्रता के पूर्व में अगर हम देखते हैं तो प्राचीन काल से जो अखंड भारत बहुत ही लंबा चौड़ा राज्य की व्यवस्था थी, और उसमें कई भागों में राजाओं के शासन थे, और उन राजाओं के ऊपर भी चक्रवर्ती महाराज की भी व्यवस्था थी। छत्रप के ऊपर सनातन छत्रपति धर्म ही है, नरेंद्र मोदी भी है, मोहन भागवत भी है। शिवाजी महाराज की भी शासन काल रहा है। तो उस समय
जब कोई राजा महाराजा जो भी थे, तो वही जो है पूरे राज्य व्यवस्था में जितने भी नागरिक या जो प्रजा थे निवास करते थे, उनकी दुख सुख, भरण पोषण, पालन पोषण, सुरक्षा, सबकी व्यवस्था राजा करते थे। जब उस क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का किसी दूसरे राजा के से आक्रमण होता था, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती थी, तो राजा जो है खुद उस युद्ध क्षेत्र में जाकर और अपने सिपह सलारों के साथ युद्ध करके अपने सगे संबंधी, अपने प्रजा जो उनके सेना में शामिल रहते थे, उनका नुकसान करके भी और अपने राज्य सीमा की रक्षा करते थे। जब भी किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा आती थी, उसमें भी सभी प्रजाओं का जो है भरण पोषण, पालन पोषण करते थे। तो इस प्रकार से जब राजा प्रजा का देख रेख करते थे, तो उनके प्रति प्रजा जो है उनको भगवान मानने लगते थे, उनके प्रति नतमस्तक हो जाते थे और राजा को भगवान के रूप में पूजा जाने लगता था, भक्ति भाव हो जाता था। और ये व्यवस्था जो है प्राचीन काल में जब हम देखते हैं, तो चाहे त्रेता युग हो, द्वापर सतयुग हो, सब में हमें इसी प्रकार से राज्य शासन की ही व्यवस्था देखने को मिलती है। उन शासनों में जो अच्छे शासन भी देखने को मिलते हैं और उसी में हमें घनानंद जैसे विकृत मानसिकता की भी शासन को देखने को मिलता है। जो इस्लामिक राजतंत्र में जो राजा आया, उसमें हमें प्रजा के प्रति भेदभाव की भी शासन देखने को मिलता है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है, जब ब्रिटिश सरकार की गुलामियत रही, तो उस समय फिर इस्लामी शासन के बाद राजा का शासन जो है वो समाप्त हुआ और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो कुछ समय जब स्वतंत्रता भी थी, तो उस समय भी ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की नींव पड़ चुकी थी। जो बाद में स्वतंत्र हुआ अपना देश, तो भी वही जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, जो संसदीय शासन व्यवस्था है, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के अनुसार हमारी शासन व्यवस्था आज तक चल रही है। इस शासन व्यवस्था में ही जो है हमें विकृत लोकतंत्र की जो व्यवस्था है
वो देखने को मिल रही है। अब विकृत लोकतंत्र की व्यवस्था में हम देख रहे हैं कि सत्ता पर काबिज रहने के लिए कई प्रकार के सत्य और असत्य जो है, जो शासन पर बैठी हुई सत्ताधीश हैं, उनके प्रति जो है उनकी गुणगान में जो है वो असत्य बात भी अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको भी उनकी जो है अच्छी प्रकृति या अच्छी प्रवृत्ति दिखाकर और जो पब्लिक है, जनता है, उनके प्रति भी व्यक्तिगत आस्था विश्वास बनाए हुए हैं। हम ये देखते हैं कि जब गांधी जी भी थे तो उनके प्रति भी बहुत सारी जनमानस जो है उनकी बातों पर विश्वास करता था। जब जयप्रकाश नारायण भी आए तो व्यक्तिगत रूप से उन पर भी बहुत विश्वास हुआ और सत्ता भी परिवर्तन हुई। हम ये देखते हैं कि इंदिरा गांधी का भी जो शासन काल था तो उन पर भी भारतीय जनमानस जो है वो काफी विश्वास किया। इंदिरा इज और इंडिया इज इंदिरा तक की बात जो है सो हुई, लेकिन उनकी भी शासन व्यवस्था में बहुत अव्यवस्था। फिर अन्ना हजारे पर भी जो है विश्वास किए और सत्ता परिवर्तन हुआ। आज जो है इस विकृत जो लोकतांत्रिक अव्यवस्था है, इस अव्यवस्था में हम देखते हैं कि आज धीरे धीरे व्यवस्था को ठीक करने में जो आज योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो हैं उन पर देखिए संवैधानिक या असंवैधानिक किसी भी प्रकार की कोई कार्य से जनता को बहुत राहत मिल रहा है, तो उन पर देखिए कि आज विश्वास जो है जनता का बढ़ते जा रहा है। आज मोदी जी पर, भागवत जी पर, चाहे जो वर्तमान सत्ता है उस पर भी पूरी पर नहीं विश्वास रख करके मोदी, भागवत, योगी आदित्यनाथ, इन सब पर जो है विश्वास जो है व्यक्तिगत रूप से बढ़ रहा है। ये भारतीय संस्कृति में और लोकतांत्रिक संस्कृति में भी जो पहले राजा महाराजा पर विश्वास था, आस्था था, वही आस्था जो है जो बना हुआ है और वो आस्था का कुछ झलक या लक्षण किसी भी राज सत्ता में बने हुए शासन में, जबकि व्यवस्था पूरी पार्टी का है, राजनीतिक पार्टी का है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से व्यवस्था पर जो शीर्ष में नेता बने हुए हैं उन पर विश्वास जो है और आस्था आज बना हुआ है। हम आज जो लोकतंत्र की जो दो स्वरूप है, एक आदर्श लोकतंत्र है, एक विकृत लोकतंत्र की व्यवस्था है। अगर आदर्श लोकतंत्र की व्यवस्था होगी तो जिस प्रकार से लोक स्वराज्य होता है उसमें सबके प्रति जो है समान भाव रहता है,
समान नागरिक संहिता होता है कि कानूनी रूप से तो सभी पर जो है समान शासन व्यवस्था का लागू होता है, लेकिन जो आचार संहिता होता है उसमें खान पान जो होता है, वेशभूषा जो होता है, जो उनकी रहन सहन होती है, जो उनकी पूजा पद्धति होती है, जो उनकी धार्मिक रूप से जो जीने की व्यवस्था है, उसमें किसी प्रकार की जो आचरण होता है कोई व्यवधान नहीं किया जाता है। हर एक व्यक्ति जो है अपने अपने धर्म के अनुसार अपना आचरण करके रह सकता है, जी सकता है। लेकिन जहां तक राष्ट्र के प्रति कोई कार्य होता है या राष्ट्र की जो विधि व्यवस्था बनती है, उसमें किसी प्रकार का कोई विशेष अधिकार किसी को नहीं दिया जाता है, उस पर सबको समान रूप से देखा जाता है। और इसी में जब विकृति कब आती है कि जब किसी को विशेष सुविधा दी जाती है, विशेष दर्जा दिया जाता है, धर्म के आधार पर जाति संप्रदाय भाषा क्षेत्र या किसी भी रूप में जब कुछ विशेष व्यवस्था बनने लगती है, तब वहां पर धीरे धीरे विकृति आना शुरू हो जाता है। और जब वो विकृति आती है तो कोई जब अपने को विशेष समझने लगता है तो फिर शासन व्यवस्था में अव्यवस्था भी आना शुरू हो जाता है। और उस अव्यवस्था में फिर जो शासन सत्ता में जो बैठे हुए राजनीतिक पार्टी रहते हैं, जो लोकतंत्र की बहुमत की जो सरकार होती है वो सत्ता में होती है, अल्पमत की जो सरकार होती है वो विपक्ष में होती है। तो बहुमत अपना लाने के लिए जो है वो कई प्रकार की अव्यवस्था जो है लाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि समाज में विकृति आ जाती है। अब इसमें जो है वो सुविधा तो सरकारें देती हैं, जहां पर भी देखती है कि वहां किस प्रकार से हम सत्ता में आएंगे तो सुविधा देती है, लेकिन समान अधिकार जो है वो नहीं देती है। जो लोक स्वराज में है कि शासन को जितना भी अधिक से अधिक पावर रहता है, लेकिन उस पावर का यूज उसको न्याय और सुरक्षा के लिए करने का अधिकार उसको दिया जाता है। लेकिन बाकी जो अधिकार रहता है वो जनमानस को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है अव्यवस्था की स्थिति में जनमानस को किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता है और सारे अधिकार को केंद्रित कर लिया जाता है। और जो निम्न तबका जो है गांव से लेकर और राज्य तक को कोई अधिकार जो है अगर दिया भी गया है तो वो भी जो है उनके चंगुल में है, केंद्र के चंगुल में है। तो जहां जैसा परिस्थिति के अनुसार अव्यवस्था पैदा करते रहते हैं। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जो मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान, ज्ञान यज्ञ परिवार और लोक स्वराज मंच का जो व्यवस्था है, जिसमें कि लोक स्वराज आवे
कि अकेंद्रीकृत शासन हो, जहां पर कि शक्ति नीचे से, गांव से और जिला से, राज्य से होकर केंद्र तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था जो है आने का और लाने का हम लोगों का प्रयास है। मैं अपनी बात कहीं विश्राम दूंगा और साथी जो हैं चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद मोहन जी। बाकी के साथी बताएं। माता प्रसाद जी कुछ कह रहे थे। नहीं भैया जी, सुन रहा हूँ, मैं कहीं बैठा हूँ, जी जी यात्रा में हूँ बाहर, जी। इसलिए और सुन रहा साथी हूँ। बताएं। बबलू केसरवानी जी, आपको कुछ रखना है तो आप रखिए, या सोहन जी कुछ बताएं। आज मैं सुन रहा हूँ, थोड़ी देर से जुड़ पाया था, कहीं बिजी हो गया था। जी। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है सबकी बात आ चुकी है। विपुल जी, कल का विषय क्या रहेगा? कल का विषय रहेगा कोटेशन संख्या 3006 से लेकर 3010 तक। जी ठीक है, तो आज की चर्चा को समाप्त कर सकते हैं।